सर एक और भी तो थ्योरी है ना, कहते हैं कि ऑर्गेनाइजेशंस लोग नहीं छोड़ते, वो बॉसेस छोड़ते हैं। जब भी कोई एम्प्लॉय जॉब कर रहा होता है ना, एम्प्लॉय जॉब कर रहा होता है ऑर्गेनाइजेशन के साथ, बिल्कुल। वो कहते हैं कि हमेशा बी लॉयल टू योर ऑर्गेनाइजेशन, नॉट टू योर बॉस। व्हेन यू लॉयल विद द ऑर्गेनाइजेशन, इट डजंट मैटर व्हाट बॉस इज। पूरी दुनिया में सर डिग्रीज का कॉन्सेप्ट ही खत्म हो रहा है ग्रेजुअली। वो कहते हैं दिस इज सिंपल पीस ऑफ पेपर, दैट्स इट, वी आर लीस्ट बॉदर्ड एंड लीस्ट इंटरेस्टेड इन दिस पीस ऑफ पेपर। हम क्या कर रहे हैं, we are still following that piece of paper stuff and we are still following that practice. Lots of information होने का मतलब ये नहीं होता कि वो बंदा जो है वो बाकायदा तालीम याफ्ता है। बिल्कुल ठीक। इल्म जो है ना, इल्म नाम है उसकी डेप्थ के अंदर जाने का। सही। ठीक हो गया। बहुत सारी चीज़ों का बहुत सारा नॉलेज होना ज़रूरी नहीं है, किसी एक चीज़ का बहुत अच्छा नॉलेज होना, दैट इज़ एक्चुअली इम्पॉर्टेंट। अस्सलाम वालेकुम अहबाब, अंदाज़े नजम में खुश आमदीद। मैं जी नजम, और आज की मेहमान शख्सियत जो हमारे पास मौजूद है वो बहुत सारे तालीमी इदारों के अंदर बतौर सरबराह अपनी खिदमात सर अंजाम दे चुके हैं और इस वक्त वो प्रो वाइस चांसलर हैं नूर इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के अंदर। और इनका बुनियादी जो तहकीकी शोबा है वो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर और वर्क प्लेस स्ट्रेस है। तो हम आज सर से बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि ये जो एलिमेंट्स हैं, तालीमी इदारे हैं, इनके अंदर किस तरीके से जो है वो मामला चल रहे हैं। तो मुख्तलिफ सवालात इनके सामने रखें और इनसे जवाबात लेंगे। तो आइए मिलते हैं डॉक्टर फ़ारूक अनवर बाजवा साहब से। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे मिजाज? जी अल्हम्दुलिल्लाह। सर पहले बताइए आपको यहाँ पे नजम फेलो स्टूडियो में और अंदाज़े नजम में आके कैसा महसूस हो रहा है? नजम बहुत अच्छा लगा मुझे। मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि माशाल्लाह जो है वो आजकल आपको पता है कि यूट्यूबर्स और ये सारी चीज़ें, पॉडकास्ट और ये चीज़ें जो हैं ये बड़ी चल रही हैं। दिस इज़ माय फर्स्ट एक्सपीरियंस एक्चुअली। आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग टू बी दिस काइंड ऑफ प्रोफेशनल सेटअप। तो मुझे बड़ी खुशी हुई देख के। बहुत शुक्रिया। और ज़ाहिर है आपकी जो है ये लफ्ज़ जो है वो हमारे लिए सनद का दर्जा रखते हैं। तो हम सवालात का कुछ आगाज़ करते हैं। बेसिक आपका एरिया ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर और वर्क प्लेस स्ट्रेस है। तो मुझे बताइए पहले तो आप जो है कॉर्पोरेट कल्चर को छोड़कर इस एकेडेमिया के अंदर जो है वो कैसे आना हुआ और ये क्यों आपने स्विच किया इसको? यार नजम, इसमें ना जब मैंने अपना करियर स्टार्ट किया ना 2003 में जी, मैंने मास्टर्स किया, तो उसके बाद मैंने जैसे आम तौर पे हम लोग सोचते हैं कि हम कॉर्पोरेट सेक्टर में जाएंगे और वहाँ जाके बड़ा ग्रो करेंगे और सारा कुछ। तो मैं भी उसी फ्रेम ऑफ माइंड के साथ जो है वो आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी और मैं वन ऑफ द लीडिंग जो टेक्सटाइल ब्रांड एक जो था वो फैसलाबाद में, आई जॉइंड देम। ठीक है। और वहाँ पे मैं गया, मैंने उनको ज्वाइन किया, काम करना शुरू किया। महीना, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने के बाद जाके मुझे रियलाइज़ हुआ यार मैं इस काम के लिए नहीं बना हूँ। सही। काम तो मैं कर रहा हूँ। मेरे जो इमीडिएट जो मेरे सुपरवाइजर्स थे, दे वर एक्चुअली सेटिस्फाइड विद माय जॉब और विद माय परफॉर्मेंस एंड दे एक्चुअली मोटिवेटेड मी टू स्टे देयर। मुझे ना एक्चुअली रियलाइज़ होने लग गया कि नहीं, देयर इज़ समथिंग रॉन्ग। कुछ ना कुछ ऐसा है कि जो है ना मैं इस काम के लिए नहीं हूँ। आई डिडंट हैव एनी ऑफर। मैंने वन फाइन मॉर्निंग मैं उठा, मुझे याद है मेरी 6000 मेरी तनख्वाह थी। अच्छा। और 4200 रुपये का मैंने कमरा लिया हुआ था। अच्छा। उधर एक होटल में रहने के लिए जहाँ पे मैं रहता था। तो घर से लेके जाते थे पैसे और ऐसा मुझे इस किस्म का इशू नहीं था। लेकिन प्रॉब्लम क्या था, मुझे ऐसे लगता था एट टाइम्स कि यार मैं शायद ना जस्टिस नहीं कर रहा हूँ, अपने साथ जस्टिस नहीं कर रहा हूँ। और मैं बड़ा बिलीवर हूँ इस चीज़ का कि जो काम आपके लिए नहीं है ना, आपको वो काम नहीं करना चाहिए। आप जिस काम के लिए नहीं बने आपको वो काम नहीं करना चाहिए। मैंने कहा वन फाइन मॉर्निंग मैंने छोड़ा उसको और घर आ गया। तो घर आया तो वाले साहब ने पूछा कि क्या प्लान्स हैं? ठीक है। मैंने कहा जी प्लान अभी तो कोई नहीं है, तो अभी देखते हैं कि अभी आगे क्या होगा। इट टुक मी अराउंड 4 to 5 months। अब आप गवर्नमेंट कॉलेज के ग्रेजुएट हों, आप कायदे-ए-आज़म यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट हों और आप घर बैठे हुए हों, आपके पेरेंट्स भी आपको देख के मतलब नेचुरली वो फील करते हैं कि यार व्हाई इज ही सिटिंग हियर। नहीं, मैं अभी मतलब मुझे ऐसे लग नहीं रहा कि मैं किसी काम में फिट हो रहा हूँ। देन आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी फॉर टीचिंग। मुझे लगा कि नहीं, थोड़ा सा चीज़ें
क्लिक करने लग गई हैं। ठीक है। कभी सोचा नहीं था कि यार टीचर बनेंगे, कभी ज़िंदगी में पैशन नहीं था, एम्बिशन नहीं था, कभी ऐसी मतलब मेरी कभी ऐसी सोच नहीं रही थी कि मैं कभी टीचिंग सेक्टर में जाऊंगा और ये सारा कुछ करूंगा। एनीवेज शुरू किया तो अच्छा लगने लग गया। थोड़ा सा टाइम गुजरा तो फील हुआ कि नहीं यार शायद फील्ड ठीक है ये। बस फिर उसके बाद सर चल उसके बाद 22 साल हो गए और मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में मुख्तलिफ पोजीशन पे लेक्चरर से शुरू किया, प्रोफेसर पे पहुँचे, एडमिनिस्ट्रेशन साइड पे अल्हम्दुलिल्लाह सारी पोजीशंस पे सर्व किया, मुख्तलिफ इंस्टीट्यूशंस में सर्व किया और अच्छा रहा। अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह चल रहा है, अभी तक बड़ा सेटिस्फाइड। अच्छा सर, इस सारी गुफ्तगू के अंदर जो मुझे चीज़ महसूस हुई वो ये है कि कहीं ना कहीं आपको लगता है, क्योंकि आपका ये बेसिक शोबा है ये कि जो वर्क प्लेस स्ट्रेस है असल में वो इसकी कॉज बनता है कि इंसान जो है वो सही जगह पे फिट नहीं होता। देखिए मैंने ना जब मैंने PhD स्टार्ट की ना तो उससे पहले MPhil हमारी रिसर्च होती है, उससे पहले मैं ऑलरेडी मेरा कुछ एक्सपोजर था। मैंने जानबूझ के स्ट्रेस की साइड को मैंने चूज़ किया ना। मुझे हमेशा से ये जो है ना ये फील्ड अपील करता था। बिल्कुल। और हमेशा मुझे ये लगता था कि जो वर्क प्लेस स्ट्रेस है ना ये एक्चुअली ये चीज़ है जो कि लोगों की परफॉर्मेंस, लोगों को परफॉर्म नहीं करने देती, लोगों को प्रोडक्टिव नहीं होने देती। ठीक है। लोग बड़े बड़े प्रोडक्टिव होते हैं, लोग बड़े अच्छे परफॉर्मर होते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट वर्क प्लेस स्ट्रेस। क्या होता है कि वंस यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद समथिंग, आप काम कर भी रहे होते हैं तो आप 100% नहीं दे रहे होते। आप कहीं ना कहीं बैक ऑफ माइंड पे कुछ और चल रहा होता है। ठीक है। अच्छा उसमें एक बहुत बड़ी एक चीज़ एक पॉलिटिक्स आती है। ठीक है। उसमें पॉलिटिक्स में बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस, जहाँ पे आपको पता है कि 2 से ज़्यादा इंसान होंगे, जहाँ पे तीसरा इंसान ऐड होगा, फैमिली में देख लें, बिल्कुल ऐसे, ऑर्गेनाइजेशन छोड़ें, फैमिली देख लें, तीसरा फैमिली मेंबर ऐड होता है ना जी, तो पॉलिटिक्स शुरू हो जाती है। बिल्कुल ठीक। ठीक है। अब ये नेचुरल चीज़ है। होता क्या है कि वर्क प्लेसेस पे इस चीज़ को कोप अप करने के लिए जो आपकी फर्स्ट वर्ड है ना जी, उन्होंने तो बड़ा काम किया। वो इस चीज़ को दे हैव एक्चुअली टेकन इट एज अ रियलिटी के वर्क प्लेस स्ट्रेस जो है वो दैट डज एग्जिस्ट। हमें भी टाइम लग रहा है, हम अभी तक 2 + 2 = 4 के वो ना फॉर्मूला और पैरामीटर्स से नहीं निकल रहे हैं। हमारा ये ख्याल है कि यार आपको टारगेट दे दिया, आप सिंस आई एम नजम्स एम्प्लॉई, तो नजम ने मुझे टारगेट दे दिया, नजम ने मुझे कहा 2 + 2 = 4 और अब फारूक को इस पे लग जाना चाहिए और जुड़ जाना चाहिए और बस दैट्स इट। उसके बाद टारगेट। अब फारूक के इश्यूज क्या हैं? नजम इज लीस्ट बॉदर्ड। फारूक घर से किस फ्रेम ऑफ माइंड से आ रहा है? नजम इज लीस्ट बॉदर्ड। नजम इज इंटरेस्टेड इन द टारगेट्स। कहते हैं कि मुझे तो टारगेट्स चाहिए, मुझे अपने टारगेट्स की कंप्लीशन के साथ गर्ज है। अभी आपके साथ बात हो रही थी, आप भी माशाल्लाह कॉर्पोरेट सेक्टर के साथ आप बता रहे थे, आप भी एसोसिएटेड हैं। कॉर्पोरेट सेक्टर इतना रुथलेस है, वो हमेशा ये देखता है कि प्रॉफिटेबिलिटी क्या है, प्रोडक्टिविटी क्या है। अच्छा उस प्रॉफिटेबिलिटी, उस प्रोडक्टिविटी के साथ जो लोगों की वेलबीइंग जो एसोसिएटेड है, अनफॉर्चुनेटली हम अभी तक उस तक पहुंच नहीं पा रहे। वो एक ना टर्म यूज होती है, उसको हम पढ़ते थे जब हम MBA करते थे, एक टर्म यूज होती है केरोशी। ठीक है। अच्छा केरोशी जापानीज टर्म है। केरोशी का मतलब है सडन डेथ विद ओवरवर्क। ठीक है। आप इतना काम करें, करते करते अल्टीमेटली आप मर जाए। अच्छा अब हमारे माशरे में, हमारे जो कि जेनेटिक्स में हमारे DNA में हमारे डिफरेंट है, जापानीज के DNA बड़े डिफरेंट है सर। वो लोग जो हैं वो दे वेरी कमिटेड टुवर्ड्स द वर्क। वो लोग जब काम करते हैं तो वो 6 सिग्मा का कॉन्सेप्ट आप वाकिफ होंगे, ISO के सारे पैरामीटर्स वहाँ से निकले और सारी चीज़ें वहाँ से आई। वो ये कहते थे कि जब काम है तो फिर काम है, फिर और कुछ नहीं। बिल्कुल सही। लोगों ने काम को इतना सर पे सवार किया नजम कि लोगों की फिजिकली डेथ होनी शुरू हो गई एट देयर वर्क प्लेसेस। उन्हें रियलाइज़ किया, उन्होंने कहा यार व्हाट इज़ गोइंग ऑन। हमारे जैसे होते तो वो कहते हैं कि यार डेथ हो गई, चलो इसको साइड पे करो, नया बंदा रखें और अपना काम तो चलाएं ना। दे स्टार्टेड इन्वेस्टिगेटिंग इट। तो आइडिया हुआ कि यार ये जो वर्क प्लेस स्ट्रेस है ना, दिस इज किलिंग। हमें एक बड़ा आइडियल एक बैलेंस क्रिएट करना है।
वर्क प्लेस के में जहाँ पे फैमिली वर्क एक बैलेंस हो, लोगों की पर्सनल लाइफ जो है वो भी साथ चले, फिर ऑर्गेनाइजेशन की लाइफ भी साथ चले। अच्छा, फिर ऑर्गेनाइजेशन पे ये जो फर्स्ट वर्ल्ड आपकी, जिसको हम सो कॉल्ड फर्स्ट वर्ल्ड अब कहते हैं, आज हम मजबूर हैं कहने के लिए, हम कहना चाहें या ना कहना चाहें, हमें कहना पड़ता है उनको फर्स्ट वर्ल्ड। आप जो कि यूट्यूब पे ये सारा करते हैं, आपको आइडिया होगा। गूगल का अगर कभी ऑफिस आप यूट्यूब पे सर्च करें ना जी, आपको बड़े इंटरेस्टिंग फैक्ट्स मिलेंगे। गूगल में ना जब उन्होंने कहा कि यार वी हैव एन ओपन वर्किंग सिस्टम, आप यहाँ पे आएँ, बी क्रिएटिव। आपको ज़रूरी नहीं है कि आप वेस्ट कोट पहन के, आप टाई लगा के, आप कोट पहन के आएँ, बी विद द जीन्स, ठीक है, आप आएँ, आप आके परफॉर्म करें। अच्छा, फिर उन्होंने क्या किया कि ऊपर से नीचे आने के लिए कई जगहों पे उन्होंने लिफ्ट की बजाय उन्होंने क्या किया, उन्होंने स्लाइड लगा दी। That seems to be a very weird idea कि यार what is this? सही। अच्छा, अब एक प्रोफेशनल है, आपका एक एग्जेक्टिव है और वो स्लाइड लेते हुए नीचे आ रहा है, पर्पस क्या था इस सारी एक्टिविटी का? इस तरह की बहुत सारी उन्होंने बस उसके अंदर जिम बनाए, उन्होंने उसके अंदर स्पा बनाए, उन्होंने उसके अंदर डिफरेंट चीज़ें बनाई। पर्पस क्या था कि वो जो एक मोनोटनी है ना वर्क प्लेस की, उसको ख़त्म करना, वो वर्क प्लेस इतनी इंटरेक्टिव हो जाए, एज अ रिजल्ट लोग प्रोडक्टिव हो जाएंगे, एज अ रिजल्ट लोग क्रिएटिव हो जाएंगे। आपको पता है जिलेट एक कंपनी जो कि रेजर्स और ब्लेड्स ही बनाती है जी, बिल्कुल। वो ना उन्होंने बड़ा एक इंटरेस्टिंग काम किया। उन्होंने कहा जी कि हम अपने एम्प्लॉयज़ से हम कहते हैं कि हमारा एम्प्लॉय जो दे शुड कम टू देयर ऑफिस अनशेव्ड। ठीक है। अनशेव्ड अपने ऑफिस में आएंगे, आके वो हमारी प्रोडक्ट, जो भी न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट हमारी चल रही है, उसको आके देखेंगे, उसको यूज़ करेंगे और उस पर अपना फीडबैक देंगे। ठीक है। ठीक हो गया। अब ये छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जो कि आपकी क्रिएटिविटी को इन्हांस कर रही हैं। क्रिएटिविटी इन्हांस कब होती है? जब वर्क प्लेस पे मोनोटनी नहीं होती, जब बोर्डम नहीं होती, जब स्ट्रेस नहीं होता, जब पॉलिटिक्स नहीं होती, जब आपको पता होता है कि आई एम एब्सोल्युटली सेफ एंड सिक्योर एट दिस वर्क प्लेस। ठीक हो गया। हमारा प्रॉब्लम क्या है कि हम प्रोडक्टिविटी के चक्कर में हम वो सारी चीज़ें भूल जाते हैं। कौन सी मिसट्रीटमेंट कहाँ पे हो रही है, वी आर लीस्ट बॉदर्ड। सही। आपको पता है हम मिसट्रीटमेंट की बात करते हैं। मेरी चूँकि मेरी PhD, मेरी रिसर्च, उसके बाद भी मेरी इस चीज़ पे बहुत सारी थी कि होता क्या है कि आपको जब मिसट्रीट किया जाता है ना, आप ऑटोमेटिकली स्ट्रेस की तरफ जाते हैं। अच्छा, और मिसट्रीट का हम चूँकि जिस कल्चर में, जिस सोसाइटी में रहते हैं ना, ये हमारा ये ख्याल है कि मिसट्रीट का मतलब होता है कि कोई बंदा आपके साथ बदतमीजी करे, कोई बंदा आपको थप्पड़ मार दे, तो वो दैट इज़ मिसट्रीटमेंट। सही। मिसट्रीटमेंट कतन ये ज़रूरी नहीं है कि वो सिर्फ इसी लेवल की मिसट्रीटमेंट होती है। मिसट्रीटमेंट नजम आपको छोड़ के दो लोग बैठे हुए हैं, फ़र्ज़ करें आपके साथ कोई और बैठे हुए हैं, मैं आपको इग्नोर करते हुए अगर मैं उनसे बात करने लग जाता हूं तो वो भी एक किस्म की मिसट्रीटमेंट है। वो उसको ऑस्ट्रेसिज्म हम कहते हैं। सही। वो आप ऑस्ट्रेसाइज कर रहे हैं, वो भी इट्स अ काइंड ऑफ अ मिसट्रीटमेंट। हरासमेंट की अगेन डिफरेंट टाइप्स हैं। हम ये समझते हैं सिर्फ सेक्सुअल हरासमेंट जो है वो हरासमेंट, कतन नहीं। मुख्तलिफ किस्म की हरासमेंट जो हैं वो आपकी वर्क प्लेस पे वो भी होता है। तो आप डिफाइन कीजिए कि हरासमेंट आप किस किस मानी में लेते हैं, क्या है? अच्छा देखें, हरासमेंट कोई भी ऐसा एक्शन जो कि आपकी मर्जी के खिलाफ आपके ऊपर इम्पोज किया जा रहा है, ठीक है, वो हरासमेंट है। अच्छा, ये ज़रूर, जैसे मैंने कहा कि ये हम अगेन हमारा प्रॉब्लम ये है कि हमने कुछ वर्ड्स उठाए, ठीक है, उनको एज इट इज़ यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर दिया और हम ये समझते हैं अगर कोई हरास हो रहा है तो हरास का मतलब ये है कि वो सेक्सुअली हरास ही हो रहा होगा। हरासमेंट का मतलब यही होगा कि फीमेल इज़ देयर एंड अ मेल इज़ एक्चुअली हरासिंग दैट लेडी। ठीक हो गया। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि अल्टीमेटली आपको उस स्ट्रेस की तरफ लेके जाती हैं। और जैसे मैंने अर्ज़ की कि वो स्ट्रेस फिर ग्रेजुअली आपको लेके जाता है बर्नआउट की तरफ, वो स्ट्रेस फिर आपको लेके जाता है उन चीज़ों की तरफ जो कि फिर अल्टीमेटली आपकी फिजियोलॉजिकल सिम्टम्स पे आपका इफ़ेक्ट आता है, आपकी साइकोलॉजिकल सिम्टम्स पे स्ट्रेस उसका इफ़ेक्ट आता है, अल्टीमेटली डिप्रेशन की तरफ चीज़ें जाती हैं। पहले एंग्जाइटी आती है, फिर डिप्रेशन आता है और फिर डिप्रेशन के बाद अल्टीमेटली बहुत सारे आपकी ऐसी बॉडी के ऊपर ऐसे सिम्टम्स आते हैं जो कि अल्टीमेटली उसी कैरोशी की तरफ आपको लेके जाते हैं।
अच्छा सर, मुझे बताइए कि हमारा जो पेरोल स्ट्रक्चर है, आपको क्या लगता है जो पाकिस्तान के अंदर पेरोल स्ट्रक्चर है वो भी एक वजह बन रहा है कि जो हमारी हुनरमंद अफराद हैं वो बैरून मुल्क शिफ्ट हो रहे हैं और यहाँ पर जो भी काबिल आदमी है वो यहाँ पे स्टे करना जो है वो मुनासिब नहीं समझता पॉलिटिकल कंडीशंस के अलावा? अच्छा देखें, इसमें ना सिर्फ तनख्वाह नहीं है, हमारा एक और प्रॉब्लम है। हम हर चीज़ को ना एक पैरामीटर पे तोलने के आदी हो गए। हमारा ये ख्याल है, ठीक है, कि तनख्वाह हो तो सेटिस्फाइड, तनख्वाह ना हो तो डिससेटिस्फाइड। ठीक है, तनख्वाह बहुत अच्छी, बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड, तनख्वाह बहुत बुरी तो बहुत कम सेटिस्फाइड। ठीक है। देखें, और भी गम है ज़माने में मोहब्बत के सिवा, तनख्वाह के अलावा और भी मामलात हैं। समटाइम्स अ सिंपल पैट ऑन योर बैक सेइंग वेरी वेल डन, कमाल कर दिया नजम आज तो, ये जो चीज़ है बहुत दफ़ा यही चल जाती है। हर इंसान के लिए ज़रूरी नहीं होता कि वो हम उसको कहते हैं एक्सट्रिंसिक कंपनसेशन। ठीक है। एक्सट्रिंसिक कंपनसेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एक्सट्रिंसिक कंपनसेशन के बगैर सेटिस्फेक्शन हो जाती, लेकिन सिर्फ एक्सट्रिंसिक कंपनसेशन जो है वो काफ़ी नहीं होती है। सही। हमें बहुत दफ़ा बहुत मुख्तलिफ टेक्निक्स टूल्स के साथ इंट्रिंसिक कंपनसेशन की तरफ जाना पड़ता है, ठीक है, जहाँ पे हम लोगों को एक्नॉलेज करते हैं। ठीक है, वो एक्नॉलेजमेंट ज़रूरी नहीं है कि वो फाइनेंशियल टर्म्स में हो, वो एक्नॉलेजमेंट किसी भी टर्म्स पे किसी भी तरीके से हो सकती है। तो अब मुझे बताइए कि ये स्ट्रेस है, इसको हम वर्क प्लेस के ऊपर कैसे जो है मिनिमाइज़ कर सकते हैं और किस तरीके से हम इसको कोप अप कर सकते हैं कि हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंदर जो काम करने वाला है वो सेटिस्फाइड हो और वो एक पोटेंशियल वर्कर के तौर पर हमारे साथ सुसीब हो। अच्छा ना, जब देखो अभी ना कॉर्पोरेट कल्चर जैसे जैसे पाकिस्तान में आ रहा है ग्रेजुअली, बहुत सारी मल्टीनेशनल्स अभी इस चीज़ को फोकस कर रही हैं। ठीक। और ग्रेजुअली ये कल्चर, अल्लाह करे कि ये कल्चर जितना जल्दी आएगा हम सबके लिए उतना ही अच्छा होगा। बिल्कुल ठीक है। ठीक है, ऐसी पॉलिसीज़ होनी चाहिए, ऐसी स्ट्रेटजीज़ होनी चाहिए कि जहाँ पे आपकी तनख्वाह के अलावा, आपके गाड़ी देने के अलावा, आपके प्रमोशन देने के अलावा, जहाँ पे आप लोगों की वेल बीइंग को फोकस करें। ठीक है। जब वेल बीइंग फोकस्ड होगी ना, तो अभी मैं आपको बताऊं, अभी आपके मुल्क में आपने ब्रेन ड्रेन की भी थोड़ी देर पहले बात की, हमने कहा लोग मुल्क से बाहर जा रहे हैं। बिल्कुल। सारे के सारे लोग ये वो नहीं है जो बेरोजगार हैं। इनमें से बहुत सारे लोग नजम वो भी हैं जो बड़े अच्छे एम्प्लॉयड और बड़ी अच्छी पोजीशंस पे हैं। जी। मेरे बहुत सारे कलीग्स, मेरे बहुत सारे जूनियर्स जो बहुत अच्छी पोजीशंस पे थे, वो फ्रॉम द मेडिकल साइंसेस, फ्रॉम द इंजीनियरिंग साइड, फ्रॉम द कंप्यूटर साइंसेस स्पेशली, वो लोग यहाँ से छोड़ के गए और बड़ी हैंडसम सैलरीज, अगेन आपकी सैलरीज वाली बात पे आते हुए कि बड़ी हैंडसम सैलरीज ले रहे थे। तो फिर ऐसा क्या था? देखें, एक तो आपके सोशियो कल्चरल फैक्टर्स अपनी जगह पे डेफिनेटली दे डू एग्जिस्ट, वो अपनी जगह पे हैं, लेकिन ये जो वर्क प्लेस पे जो चीज़ें हैं सर, इनकी वजह से एक्चुअली मुसलसल प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। सर एक और भी तो थ्योरी है ना, कहते हैं कि जो है वो ऑर्गेनाइजेशंस लोग नहीं छोड़ते, वो बॉसेस छोड़ते हैं, ये भी तो एक वजह है ना? नहीं, देखें, जब भी कोई एम्प्लॉय जॉब कर रहा होता है ना, एम्प्लॉय जॉब कर रहा होता है ऑर्गेनाइजेशन के साथ, वो कहते हैं कि हमेशा बी लॉयल टू योर ऑर्गेनाइजेशन, नॉट टू योर बॉस। व्हेन यू आर लॉयल विद द ऑर्गेनाइजेशन, डजंट मैटर व्हाट बॉस इज थिंकिंग। लेकिन यहाँ पे कल्चर में तो ये चीज़ है ना, कल्चर में है। अब तो शायद एक वो बाकायदा ये भी हमें पढ़ाया जाता है या सिखाया जाता है कि भाई अब इसको सिलेबस का हिस्सा बना लें कि बॉस को आपने राजी रखना है। बॉस इज ऑलवेज राइट। हाँ। अच्छा देखें, बॉस इज ऑलवेज राइट यकीनन अपनी जगह पे। अच्छा, ये पूरी दुनिया का ये फिनोमिना है, ये सिर्फ पाकिस्तान का नहीं है। ठीक है। बॉस घर पे भी राइट होता है, बॉस ऑफिस में भी राइट होता है। ठीक है, तो बॉस इज बॉस, वो बात आपकी अपनी जगह पे बिल्कुल ठीक है कि बॉस इज ऑलवेज राइट, उसको अपनी जगह पे उसकी एक अपनी इंपॉर्टेंस है। अदरवाइज देखिए, दुनिया का निज़ाम नहीं ना चलता। अगर आपकी ओबीडियंस नहीं है तो दुनिया का निज़ाम नहीं चलता। कॉर्पोरेट कल्चर में भी आपको किसी ना किसी को अकाउंटेबल होना पड़ता है, किसी ना किसी को रिस्पॉन्सिबल होना पड़ता है। ठीक है। और कई दफ़ा आपको सरेंडर भी करना पड़ता है। इन ऑर्डर टू कीप दैट सिस्टम रनिंग, आपको उस सिस्टम के आगे सरेंडर भी करना पड़ता है। बिल्कुल। तो ये बहुत बड़ी रियलिटी है।
अच्छा सर, आपके 25 से ज़्यादा रिसर्च पेपर हैं जिसके अंदर मुख्तलिफ आपने जो है वो चीज़ें बताई हैं, रिसर्च आउट की हैं, तो आपको क्या लगता है कि आपके जो फिगर्स हैं या जो आपने रिसर्च की है उसका आउटकम क्या निकला है? पहली बात तो ये नजम, आपकी रिसर्च जो है ना वो थोड़ी सी मैं उसको करेक्ट करूंगा, ये 25 नहीं है, ये एक्चुअली तकरीबन 50 के करीब हैं। अच्छा, माशाल्लाह। लेकिन अगेन सवाल आपका वैलिड है जी। मैटर ये नहीं करता कि पेपर्स कितने, मैटर्स ये करता है कि उसका सोसाइटी को फ़ायदा क्या हुआ। ठीक है, ठीक हो गया। हमारे पास अनफॉर्चुनेटली जो हमारी, जो मैं हमेशा, मैं किसी टीवी चैनल पे जाऊं, कहीं पॉडकास्ट पे जाऊं, कहीं वो मैं किसी कॉन्फ्रेंस में जाऊं, कहीं भी जाऊं, मैं हमेशा ये कहता हूं कि रिसर्च नॉट जस्ट फॉर द सेक ऑफ रिसर्च, रिसर्च हैज़ टू बी फॉर द सेक ऑफ ह्यूमैनिटी। ठीक है। हमारी जो रिसर्च है अनफॉर्चुनेटली वो बहुत सारी रिसर्च हो रही है, लेकिन उसका फ़ायदा शायद मेरी सोसाइटी को, मेरे कल्चर को, मेरे एनवायरनमेंट को, मेरे मुल्क को नहीं हो रहा है। सही। उसकी शायद रीज़न ये है, हम रिसर्च के उन पैरामीटर्स से ही आगे निकल गए हुए हैं जो कि एक्चुअली बेसिक रिक्वायरमेंट है। देखें, जब भी रिसर्च होती है, रिसर्च का मकसद होता है किसी एक प्रॉब्लम को सॉल्व करना। बिल्कुल ठीक। अब वो प्रॉब्लम छोटे से छोटा भी हो सकता है, बड़े से बड़ा भी हो सकता है, प्रॉब्लम किसी भी फील्ड में हो सकता है। प्रॉब्लम एक्चुअली क्या होता है कि कोई भी चीज़ जैसे है, जैसी होनी चाहिए, उसके दरमियान जो गैप है ना जी, उसको हम प्रॉब्लम कहते हैं। बिल्कुल ठीक है। ठीक हो गया। अच्छा, वो किसी भी चीज़ को कुछ भी प्रॉब्लम हो सकता है। ये लाइटिंग इस वक्त ऐसी है, ऐसी होनी चाहिए, इसके दरमियान जो गैप है दैट इज़ अ प्रॉब्लम। अब उस पर रिसर्च हो सकती है। ओके। अब होता क्या है कि जब हम उस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं ना जी, तो हम एक्चुअली उससे पहले उसके रिजल्ट पे पहुंचे हुए होते हैं। हमें पता होता है कि हमने इस रिजल्ट पे पहुंचना है। अच्छा। जो रिसर्च की ऑब्जेक्टिविटी को ख़त्म कर देता है। रिसर्च का जो पर्पस है वो है एक्चुअली टू सॉल्व द प्रॉब्लम। अब देखें, कोई भी चीज़ है, फॉर एग्जांपल हमारे सामने ये लाइट्स लगी हुई हैं, अब ये दे आर अ रिजल्ट ऑफ अ रिसर्च जी। ये लाइट पहले किसी और फॉर्म में होगी, ग्रेजुअली किसी ने कहा होगा कि इस लाइट को ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए। बिल्कुल। वो गैप उसने फिल किया, फिर उसने कहा नहीं थोड़ा सा इसको और लंबी कर दें, मजीद बेहतर हो जाएगी। बिल्कुल ठीक। ठीक, किसी भी फील्ड में, मेडिकल साइंसेज की रिसर्च, आप एंडोस्कोप से लेके आप एंजियोप्लास्टी तक, आप कोई भी आप इन्वेंशन की बात करें, कभी भी कोई चीज़, कोई इन्वेंशन ओवरनाइट नहीं होती। ठीक है। इन्वेंशन होती है रिसर्च की बेसिस पे। बिल्कुल ठीक है। ठीक हो गया। अच्छा, वो रिसर्च की बेसिस पे जब इन्वेंशन होती है ना जी, तो उसका मतलब ये होता है कि वो प्योर रिसर्च विद इंटेंशन टू रियली डू समथिंग गुड फॉर द ह्यूमैनिटी, कि मैंने उसमें कुछ ना कुछ बेहतरी करनी है। हमारा जो प्रॉब्लम है ना नजम, वो पता है क्या है? हम रिसर्च करते हैं इसलिए कि मुझे प्रमोशन चाहिए। हम रिसर्च इसलिए करते हैं कि मैं नजम के शो में जाके ये बता सकूं कि 25 नहीं 50 हैं। अच्छा ठीक है। ठीक हो गया। हम रिसर्च इसलिए करते हैं कि मुझे उसकी बेसिस पे इंक्रीमेंट्स मिलेंगे। हम, और फिर ये सिलसिला यहाँ पे, ये सिलसिला फारूक तक या नजम तक नहीं रुकता, ये सिलसिला ऊपर HEC तक जाता है। ये सिलसिला जो है, चूंकि ऊपर से ये कहा जाता है इतने पेपर प्रोड्यूस कर दो। अब इतने पेपर प्रोड्यूस कर दो, प्रोड्यूस तो हो गए, अब व्हाट नेक्स्ट? वो आप चूंकि खुद वो है ना, उसके कॉर्पोरेट सेक्टर से आप हैं, वो एक मार्केटिंग मायोपिया हम पढ़ते होते थे कि आप चीज़ को जो है ना जी, वो विदाउट लुकिंग एट इट कि उसकी ज़रूरत है या नहीं, जस्ट कीप ऑन प्रोड्यूसिंग इट। सही। उसको इतना प्रोड्यूस कर दें कि कमाल कर दें आप। ठीक है, ऐसे नहीं है। एक्चुअली होता क्या है कि आप कोई भी रिसर्च जब प्रोड्यूस करें, रिसर्च सिर्फ उस किसी भी रियल लाइफ इशू को लेके उसके सोल्यूशन को ढूंढने का नाम जो है वो एक्चुअली रिसर्च है। और हमारे पीछे रह जाने की जो एक वजह है ना, वो यही है कि हम रिसर्च के उन पैरामीटर्स को फॉलो करवा ही नहीं सके। क्या सर बुनियादी ढांचा जो है वो सपोर्ट नहीं कर पा रहा? जी बिल्कुल नहीं कर रहा। जो तालीमी ढांचा है वो इसको सपोर्ट नहीं कर रहा। बिल्कुल मतलब नहीं कर हम रहा। यहाँ पे देख रहे होते हैं कि बच्चों की PhDs हैं, उनके जो थीसिस हैं और बाकी मामलात हैं, कहीं पे वो लिखे लिखाए मिल जाते हैं और मतलब कॉपियाँ भी मिल जाती हैं, तो वो उसी तरह बस चल चला वो काम हो रहा है।
लिखे लिखाए पे हम ना भी रहें, लिखवा भी लें बच्चे से, तो क्या लिखवा रहे हैं। मैं आपसे एक स्टेप आगे जाता हूँ, मैं कहता हूँ जी ठीक है लिखा लिखाया नहीं मिला, हालांकि ये भी रियलिटी है जो आपने बताई, ये भी रियलिटी, लेकिन मैं एक सेकंड के लिए कहता हूँ चले हम इसको भी छोड़ देते हैं जी। अब लिखवा भी लें, अब लिखवा के क्या कौन सा आप तीर मार रहे हैं, क्या कर रहे हैं आप लिखवा के भी, लिखवाने में भी आप वही कर रहे हैं कि आपकी इंटेंशन is not to do something good for the society, is not to actually add something into the literature, is not to actually do something good for the society, बल्कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, आपका ऑब्जेक्टिव है सिंपली कि जी आपने जस्ट रिसर्च पेपर प्रोड्यूस करना है, डिग्री लेनी है, डिग्री लेनी है और उसकी बेस पे आपको डिग्री मिल जाती है, डिग्री की बेस पे आपको नौकरी मिल जाती है, नौकरी मिल जाती है तो नौकरी मिलने के बाद अगेन प्रमोशन आपको रिसर्च पेपर की बेस पे मिलती है, आप अगेन वही काम को, प्रोसेस को, उसी को रिपीट करते हैं, उसी के पूरे पूरे माफियाज हैं जो आपको सपोर्ट करते हैं, एज अ रिजल्ट आप प्रमोट होते 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 आप पहुंच भी जाते हैं हर जगह पे, लेकिन अल्टीमेटली जो उसका जो एसेंस था वो कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज हो जाता है। अच्छा सर, मुझे बताइए कि जो कॉर्पोरेट सेक्टर के आपके इब्तदाई जो है तजुर्बात हैं, उनसे आप तलबा जो हैं उनको किस तरीके से रेलेवेंट करेंगे और क्या जो है वो एडवाइस करेंगे उस हवाले से? कॉर्पोरेट सेक्टर के बगैर ना एकेडेमिया चलता नहीं है, एकेडेमिया का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है कॉर्पोरेट सेक्टर के बगैर। एकेडेमिया जो है ना प्रोडक्ट प्रिपेयर करता है फॉर कॉर्पोरेट सेक्टर, ठीक है। अनफॉर्चुनेटली हमारा एकेडेमिया आइसोलेशन में चल रहा है, बिल्कुल। हमारा एकेडेमिया विदाउट केयरिंग फॉर इट। आप कॉर्पोरेट सेक्टर में आप मुझे बताएं कितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनके करिकुलम जो हैं वो आप ये समझते हैं कि ये एग्जैक्टली वही ग्रेजुएट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं जो कि इस वक्त मार्केट की डिमांड है? जी, शायद ना होने के बराबर, शायद कोई इक्का दुक्का नाम होंगे। बिल्कुल ठीक है। होता क्या है कि आइसोलेशन में एकेडेमिया चल रहा है, आइसोलेशन में आपका कॉर्पोरेट सेक्टर चल रहा है। जब वो दोनों आइसोलेशन में वो कनेक्ट दोनों के दरमियान वो ब्रिज जो है वो मिसिंग है, आपको पता ही नहीं है कि कॉर्पोरेट को चाहिए क्या, आप धड़ाधड़ प्रोड्यूस करते जा रहे हैं। अब जो कॉर्पोरेट है वो कहता है कि मुझे इस तरह के ग्रेजुएट दें, कॉर्पोरेट को वो ग्रेजुएट नहीं मिलते, ठीक हो गया। तो अल्टीमेटली बहुत बड़े बड़े जो नाम हैं जो यूनिवर्सिटीज़ के, वो भी अब जो है वो बहुत सारी अनएम्प्लॉयबिलिटी की तरफ वो जा रहे हैं, लेके जा रहे हैं, जो कि बड़ा अनफॉर्चुनेट बात है। तो जब तक ये चीज़ इंश्योर नहीं ना होगी सर, जब तक आपके एडवाइजरी बोर्ड्स प्रॉपर नहीं होंगे, इंडस्ट्रियल एडवाइजरी बोर्ड्स आपकी हर यूनिवर्सिटी, आपके हर डिपार्टमेंट, हर स्कूल के लेवल पे जब तक नहीं होंगे, वो एडवाइज़र्स, वो लोग आके आपको जब तक बताएंगे नहीं हमें इस चीज़ की ज़रूरत है और इसको ऐसे प्रोड्यूस करें। आपके पास बहुत सारी मल्टीनेशनल्स हैं, उनको लें ऑन बोर्ड। हम अभी हमारी रिलेटिवली न्यूली इस्टेब्लिश्ड हमारी यूनिवर्सिटी है, नूर इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, हमने वहाँ पे बड़ा स्ट्रॉन्ग सिस्टम एक डेवलप किया इस चीज़ का कि इंडस्ट्रियल एडवाइजरी बोर्ड्स हमने एक एक डिसिप्लिन के अंदर हमने मस्ट कर दिया। हमने कहा आप करिकुलम को छेड़ेंगे ही नहीं तब तक जब तक कि दिस इज़ नॉट रिकमेंडेड बाय द इंडस्ट्रियल एडवाइजरी बोर्ड। इंडस्ट्रियल एडवाइजरी बोर्ड आपको बताएगा और फिर उसको आप ब्लेंड करेंगे एकेडेमिया के लोगों की ओपिनियन के साथ, फिर एकेडमिशियन वहाँ पे आएगा और फिर उसको दोनों को ब्लेंड करके फिर उसका करिकुलम डेवलप करेगा। ठीक है। अगर सिर्फ थ्योरीज पढ़ा देने से मसले हल हों तो फिर हमारे मसले आज तक हल हो चुके होते हैं। बहुत अच्छे। अच्छा सर, एक बहुत अहम तरीन मसाला वो ये कि हमारी जो डिग्री है, डिग्री हासिल करते करते अब PS ऑनर्स भी 4 साल हो गया, फिर MBA साथ जब अटैच होना तो बच्चा 20 से 22 साल की एज तक पहुंच जाता है। अब उसके बाद उसके ऊपर आता है कि भाई अब ये बंदा जाए और इंडस्ट्री के अंदर अच्छी सी जॉब ढूंढे, फिर इसकी शादी भी करनी है, फिर बाकी मामलात भी इसने देखने हैं। तो आप क्या रिकमेंड करते हैं एक नए जो बच्चा है उसको किस तरीके से लेके चलना चाहिए अपने करियर को कि भाई वो जल्द अज जल्द जो है अपने पाँव पे खड़ा हो सके? सबसे पहली बात तो ये कि हमारे माशरे में ना सबसे बड़ी मिसकंसेप्शन है जिसका रोना आज तक हम रोते रहे, वो ये है कि बेटे तुम BBA करो, तुम MBA करो, तुम BCS करो, तुम MCS करो, उसके बाद अच्छी सी नौकरी ढूंढो, बिल्कुल ठीक है, और हम तुम्हारी शादी कर देंगे। हाँ जी, ठीक हो गया। ये आपकी एक जनरल
आपकी एक अप्रोच है जी बिल्कुल। सोसाइटी के अंदर जो प्रिवेल करती है। कभी किसी माँ बाप ने ये कहा कि बेटे जाओ जाके अच्छा सा पढ़ो, नॉलेज लो, और नॉलेज लेने के बाद उस नॉलेज को अप्लाई करो फील्ड के ऊपर जाके। बी एन एंटरप्रेन्योर, डोंट बी अ बैगर। यूं वाला नहीं, यूं वाला। ठीक है। डोंट बी ए जॉब सीकर, बी ए जॉब क्रिएटर। ठीक है। अब सवाल ये पैदा होता है, बहुत सारी मिसकंसेप्शंस कि जी मेरे पास तो इन्वेस्टमेंट नहीं है, मैं तो बिलोंग टू द लोअर मिडिल क्लास, मेरे पास तो पैसे नहीं। बिल्कुल यही। ठीक है। अब हमारे यूजुअली ये बच्चे जो हैं ये बड़े रूटीन में ये क्वेश्चन करते हैं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, बहुत सारे एंटरप्रेन्योरशिप के कोर्सेज आजकल, बहुत सारे डिसिप्लिन्स के अंदर, मेडिकल एंटरप्रेन्योरशिप भी आपकी, बाकी एंटरप्रेन्योरशिप भी आपकी। पढ़ाते कौन है? पढ़ाते हैं मेरे जैसे नजम जैसे लोग जिन्होंने ज़िंदगी में कभी रिस्क लेने का कभी सोचा भी नहीं होता। बिल्कुल सही। वो बच्चों को कहते हैं बेटे कारोबार करो, कारोबार में ही 9 हिस्से जो है वो रिस्क कारोबार में है, 10वां हिस्सा नौकरी में है, बेटे छोड़ दो इन चीज़ों को। अब बेटा कैसे छोड़े कि जब उसके बड़े जो हैं, अगर बेटा आपसे पूछे कि सर आपने ज़िंदगी में कितने रिस्क लिए, यार मुझे तो छोड़ो, मेरे तो सर्कमस्टांसेस और थे। वो सॉरी सर, मैं आपको कथा कलामी माफ़, वो एक मुझे बड़ी मज़ेदार बात याद आ गई। वो कासिम अली शाह साहब किसी प्रोग्राम में बैठे थे, तो एक बच्ची बात कर रही थी। वो कहती सर मैंने आपसे मोटिवेट होकर ना जॉब छोड़ी और कारोबार शुरू किया है। तो वो कहते अच्छा किया। वो कहते जी अब दोनों नहीं हैं। तो ये जी प्लीज। अच्छा नहीं, शाह साहब हमारे बड़े करीबी दोस्त हैं, हमारे बड़े प्यारे दोस्त हैं। शाह साहब के साथ हमारा अक्सर इंटरेक्शन रहता है और बड़े मतलब वन ऑफ वेरी क्लोजेस्ट फ्रेंड्स। तो शाह साहब का बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन है, बड़ा उनका इंपॉर्टेंट रोल है इस सोसाइटी में। मैं आपको बताऊं, एंटरप्रेन्योरियल थिंकिंग को अवेकन करने के लिए शाह साहब का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। बिल्कुल सही। ठीक है, वो एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर डेफिनेटली कि मतलब ये चीज़ें, वो तो एज ए जोक, हाँ वो एज अ जोक है। लेकिन देखें, हमारा 1 फेलियर 2 फेलियर 4 फेलियर का ये मतलब नहीं होता कि हम उसके लिए कोशिश करना छोड़ दें। बिल्कुल सही। ठीक हो गया। देखें, पूरी दुनिया में हम जितने जो जॉब सीकर्स होते हैं, जॉब सीकर हमेशा जीडीपी के ऊपर एक बर्डन होते हैं। बिल्कुल। ओवरऑल आपकी इकोनॉमी के ऊपर बर्डन होते हैं। जो आपके एंटरप्रेन्योर्स होते हैं ना, वो कभी बर्डन नहीं होते। दे कीप योर इकोनॉमी ऑन अ मूव। जी ठीक हो गया। तो इकोनॉमी को मूव करवाने के लिए और किसी भी कंट्री के अंदर अगर आपने स्टेबिलिटी लेके आनी है, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी लेके आनी है, तो वो कभी भी देखें, वो कभी भी नौकरियों के साथ कभी ऐसे नहीं होता। किसी भी मुल्क में, अमेरिका से लेकर यूरोप तक, आप किसी भी दुनिया के मुल्क की बात कर लें कि आपको पब्लिक सेक्टर ने नौकरियां दी और आपने उसके सर पे आपने रहते हुए आपने सर्वाइव किया और आपने अपने मुल्क को तरक्की दी। सही। मुल्क जो तरक्की करते हैं ना सर, वो करते हैं एंटरप्रेन्योरियल एक्टिविटीज़ की बेसिस बिल्कुल पे सही। तरक्की करते हैं। बिल्कुल ठीक हो गया। तो हमारा इस वक्त जो प्रॉब्लम है ना नजम, वो इस वक्त ये है कि एंटरप्रेन्योर्स हम प्रोड्यूस ही नहीं कर पा रहे, हमारे पास एंटरप्रेन्योर्स नहीं है। सर उसकी वजह ये भी एक है कि हम स्टेट जो है तालीम के ऊपर जाते हैं, मैट्रिक, FA या FSC, फिर उसके बाद BCom या BA, फिर उसके बाद MBA, और हम टेक्निकल एजुकेशन की तरफ नहीं जा रहे। पूरी दुनिया में सर डिग्रीज का कॉन्सेप्ट ही खत्म हो रहा है ग्रेजुअली। वो कहते हैं दिस इज सिंपल पीस ऑफ पेपर, दैट्स इट, वी आर लीस्ट बॉदर्ड एंड लीस्ट इंटरेस्टेड इन दिस पीस ऑफ पेपर, जस्ट लेट मी नो व्हाट स्किल्स डू यू हैव, राइट? So this is actually the skill that matters, not that piece of paper that you are having. ठीक हो गया। तो actually हम क्या कर रहे हैं, we are still following that piece of paper stuff and we are still following that practice. That practice is not going to work anymore. देखो, वो BA MA करके हमारे बड़े वो जो कर लेते थे, वो अब BA MA के साथ वो मामलात हल नहीं होंगे। सर वो 8वीं पास जो था वो पटवारी लग जाते होते थे उस दौर में। ऐसे ही है। देखो मैं आपको ना, वो आपने कहानी सुनी होगी, वो बंदर वाली ना, वो हमारे नानियाँ दादियाँ हमारी सुनाती होती थी, वो बंदर वाली कहानी आपने सुनी होगी वो ना, कि वो जिसमें वो आदमी वो टोपियाँ बेचता है और जंगल में से जा रहा होता है। बिल्कुल ऐसे। तो उसका सेकंड पार्ट वो सुनाया कुछ लोगों ने, उन्होंने कहा जी कि वो उसके बाद कुछ अरसे के बाद 2 जनरेशन गुजर जाती हैं, तो 2 जनरेशन के बाद ना वो उसका पोता जो है, यू ऑल्सो हैपन्स टू बी इन द सेम बिजनेस, वो जा रहा होता है और वो उसी तरह से उसको नींद आती है, तो बंदर वो टोपियाँ उठाते हैं, उसको अचानक याद आता है कि मेरे दादा के साथ ये हुआ था, और वो अपने सर से टोपी उतारता है और वो
नीचे फेंकता है हाँ। कि अब बाकी बंदर भी फेंक देंगे टोपियाँ। बंदर सारे एज रिजल्ट उस पर हंसना शुरू कर देते हैं। हंसते हंसते अचानक जो है ना एक बूढ़ा सा बंदर आता है, त्राह करके थप्पड़ मारता है उसको, आके बंदे तू की समझ नहीं दादा, सिर्फ तेरा ही अच्छा अब देखें, नए मसाइल को पुरानी टेक्निक के साथ हल नहीं कर सकते आप। बिल्कुल सही। नए मसाइल, नए चैलेंजेस नई टेक्निक्स के साथ ही हल करने पड़ेंगे आपको। बिल्कुल सही। अगर उस ट्रेडिशनल मैकेनिज्म के साथ आप चलने की कोशिश करेंगे तो उस ट्रेडिशनल मैकेनिज्म के साथ आप नहीं चल पाएंगे। तो ये अब ज़रूरत इस चीज़ की है कि आप उसके लिए सॉल्यूशंस भी वही वाले लेके आएँ जो कि आज के चैलेंजेस हैं, ठीक है। और वो BA MA वाले जो लोग हैं वो आज उन मसलों को हल नहीं कर सकेंगे। सिर्फ थियोरेटिकल बेस वाले लोग, सिर्फ थियोरेटिकल इंफॉर्मेशन वाले लोग, ये एक्चुअली इंफॉर्मेशन है, ये नॉलेज नहीं है। देखिए, एक चीज़ होती है नॉलेज, एक चीज़ होती है इंफॉर्मेशन। वी हैव गॉट लॉट्स ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है। लॉट्स ऑफ इंफॉर्मेशन होने का मतलब ये नहीं होता कि वो बंदा जो है वो बाकायदा तालीम याफ्ता है। बिल्कुल ठीक। इल्म जो है ना, इल्म नाम है उसकी डेप्थ के अंदर जाने का। सही। ठीक हो गया। बहुत सारी चीज़ों का बहुत सारा नॉलेज होना ज़रूरी नहीं है, किसी एक चीज़ का बहुत अच्छा नॉलेज होना, दैट इज़ एक्चुअली इम्पॉर्टेंट। अच्छा सर, मुझे बताइए कि जो किसी भी इदारे का जो कामयाबी का राज है वो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के अंदर छुपा होता है, या आपको लगता है कि ये सिर्फ एक किताबी तस्वर है? बिल्कुल भी किताबी तस्वर नहीं। किताब के तस्वर कहाँ से आते हैं भाई? किताब के तस्वर आपके इसी कॉर्पोरेट वर्ल्ड से आते हैं ना। बिल्कुल ठीक। किताब कोई अल्लाह माफी दे कोई इल्हामी थोड़ी है कि ऊपर से आई है। वो किताब जब बनती है तो किताब के अंदर वही केस स्टडीज होती हैं जो आपके कॉर्पोरेट सेक्टर के इश्यूज हैं। बिल्कुल। हम वही उठा के उसी को किताब की फॉर्म में लेके आते हैं, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर की जितनी थ्योरीज हैं, जितनी उसकी फिलोसफीज हैं, वो सारी की सारी वो रियल वर्ल्ड आपके इश्यूज हैं, ठीक है। तो वो ज़रूरी हैं आपके लिए, उनकी इंफॉर्मेशन होना, उनका नॉलेज होना। बट अगेन विद द प्रैक्टिकल ओरिएंटेशन। जब तक वो प्रैक्टिकल ओरिएंटेशन नहीं होगी, आपका बच्चा, आपके ब्रेन ड्रेन के इश्यूज ऐसे ही रहेंगे, आपके कॉर्पोरेट के इश्यूज ऐसे ही रहेंगे, आपके रिसर्च के इश्यूज ऐसे ही रहेंगे। एज अ रिजल्ट ग्रेजुअली सोसाइटी जो डिटीरियोरेशन की तरफ जा रही है वो फर्दर डिटीरियोरेट होती जाएगी। बिल्कुल ठीक हो गया। तो आप मुझे बताइए कि आज की कॉर्पोरेट कल्चर में सबसे बड़ी तब्दीली क्या आ रही है आपके नज़दीक? कॉर्पोरेट सेक्टर अभी नजम बहुत प्रोफेशनल हो रहा है, बहुत। मैं ये कहता हूँ कि कॉर्पोरेट सेक्टर को फर्दर मल्टीनेशनल्स को आना चाहिए। AI ने भी उसको बहुत ज़्यादा डिजिटलाइज सर AI ने तो कमाल कर दिया ना। AI ने तो आके ट्रांसफॉर्म कर दिया चीज़ों को। AI जो है वो ऑल टुगेदर, मैं आपको बताऊं कि अगले 2 से 3 सालों के अंदर AI इज गोइंग टू ट्रांसफॉर्म एवरीथिंग। बिल्कुल ठीक। आपका मैनेजर, आपका एकेडमिशियन, आपका डॉक्टर अगर खुद को अपडेट नहीं करता है अकॉर्डिंग टू द चैलेंजेस, अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट टेक्निक्स, एज पर द AI रिक्वायरमेंट, आपकी हर चीज़ जो है वो दैट इज गोइंग टू सफ़र। आप पोइट्री की बात कर रहे थे, ये आप देखिएगा ये 2 साल के अंदर अंदर ये आपको, आपसे अच्छे जो शेर हैं ये आपको AI लिख के देगा। बिलीव मी, आपसे अच्छी सर्जरीज आपको AI जो है वो आपको करके देगा। आपसे अच्छी डायग्नोस्टिक आपको AI भाई करके देगा। आपसे अच्छे मसाइल के हल आपके मैनेजर से ज़्यादा AI आपको ढूंढ के देगा। सही। तो AI जो है वो दैट इज गोइंग टू ट्रांसफॉर्म द वर्ल्ड, बिलीव मी। मतलब ये जो है ये बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन, वो जब कंप्यूटर आया था तो उन्होंने कहा जी बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन आ गई। बिल्कुल ठीक। मैं ये कहता हूँ कि ये शायद उससे बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन है। AI ऑल टुगेदर इज गोइंग टू बी अ डिफरेंट बॉल गेम। अच्छा सर, एक कॉन्सेप्ट ये भी है कि AI जो है वो इंसान दुश्मन है, जॉब्स जा रही हैं उससे, और जो है अब लोगों को जो है अब अल्टरनेट वे ढूंढने पड़ेंगे। तो आपको क्या लगता है कि AI की इन्वॉल्वमेंट से क्या क्या मसाइल होने वाले हैं और क्या इससे फ़ायदे क्या होने वाले हैं? मुझे तो आपका क्वेश्चन सुन के ना हंसी भी आ रही है। सही। ये ना जब प्रिंटिंग प्रेस आया ना तो हम मुसलमानों ने कहा कि प्रिंटिंग प्रेस के ऊपर हमारा कुरान पाक छपेगा। ये तो नौजुबिल्ला दैट इज़ नॉट गोइंग टू हैपन, ये नहीं होगा, हम नहीं छपने देंगे। एज अ रिजल्ट यूरोप कहाँ का कहाँ पहुँच गया, आपके टर्की और ये सारी आपकी ऑटोमन एम्पायर रोक के बैठी रही। ठीक है। कुछ अर्सा गुजरा, स्पीकर आया, उनका स्पीकर में हम अजान नहीं देंगे।
इसमें तो पता नहीं खुदा न खास्ता कौन से जानवर की आवाज़ आती है, तो हमारी अजान बड़ी मुतबरक चीज़ है, हम नहीं इसके अंदर करेंगे। बिल्कुल ठीक। वो ठीक हो गया जी, उसको भी रोक के बैठे रहे। हमारे बचपन में जब हम स्कूल जाते थे तो कैलकुलेटर आया। हाँ जी। हमारे से पहले एक जनरेशन में कैलकुलेटर हाँ आया। जी, हाँ जी। जब कैलकुलेटर आया ना जी, तो हमारे जो टीचर थे वो ये कहा करते थे कि बेटे टीचर इसको कैलकुलेटर को यूज़ नहीं करो, ये तुम्हारी सारी की सारी एनालिटिकल स्किल्स को खा जाएगा, ये तुम्हें खा जाएगा, इसको छुपा के रखो। और हम बाकायदा उसको छुपा के रखते होते थे कि कहीं टीचर देख ना ले कि हम कैलकुलेटर यूज़ कर रहे हैं। वही कैलकुलेटर से रोकने वाली जो जनरेशन और रुकने वाली जो जनरेशन है वो आज हम आ गए। बिल्कुल अब ये सेम एक्चुअली वही एपिसोड रिपीट हो रही है। सही। ठीक हो गया, ये वही एपिसोड है कि जो उसको रेजिस्ट कर रही है। हमारे गांव में ना जी, वो कहते थे पक्की सड़क नहीं बनने देंगे। मैंने कहा जी क्यों नहीं बनने देंगे? उन्होंने कहा जी कि जब किसी की भैंस चोरी होगी तो उसका खुरा नहीं मिलेगा, हाँ। इसलिए पक्की सड़क बिल्कुल नहीं बननी चाहिए। ये तो मतलब ये तो बिल्कुल गलत चीज़ है। सही। ये इस तरह के लोग जो हैं, ये सर हमेशा इस किस्म के आर्गुमेंट हमारी सोसाइटी में, हमारे कल्चर में अनफॉर्चुनेटली रहे। हम हमेशा प्रोग्रेशन को हम हमेशा रोकते रहे हैं, हमारे ये ब्लड में है। अभी हम आके हम अब एआई से खौफजदा होकर बैठ गए। आपका क्वेश्चन बिल्कुल वैलिड है कि अब हम क्या है कि अब हम डरे बैठे कह रहे हैं पता नहीं एआई आएगा तो एआई खा जाएगा। एआई किसी को नहीं खाएगा। एआई ना आपकी नौकरी को खाएगा, ना मेरी नौकरी को खाएगा, ना आपके बिजनेस को खाएगा, ना मेरे बिजनेस को खाएगा। हाँ, एआई को स्मार्टली यूज करना सीखें। जैसे आपने कैलकुलेटर को स्मार्टली यूज करना सीखा, बिल्कुल सही। ठीक हो गया। जैसे आपने स्पीकर को यूज करना सीखा, जैसे आपने प्रिंटिंग प्रेस को यूज करना सीखा, जैसे आपने इंटरनेट को यूज करना सीखा। इंटरनेट आया, उन्होंने कहा जी ये तो हमारी नई जनरेशन तबाह कर देगा सारे का सारा। कौन सी नई जनरेशन तबाह हो गई भाई? कुछ भी नहीं हुआ। ये जो एआई है, ये दिस इज एक्चुअली अ हेल्पिंग टूल। इसको टेक इट पॉजिटिवली। बच्चों से कहें कि आप उसको यूज करो, स्मार्टली उसको यूज करो। आपको पता होना चाहिए उसको हैंडल कैसे करना है, ना कि उसके रास्ते में आके खड़े हो जाओ। बिल्कुल सही। चीज़ों के रास्ते में आके, प्रोग्रेशन के रास्ते में आके जब आप खड़े होते हैं ना, एज अ रिजल्ट वो प्रोग्रेस नहीं रुकती। आपकी जो प्रोग्रेस है वो रुक जाती है। सही। उसकी प्रोग्रेस नहीं रुकेगी, आपकी प्रोग्रेस रुक जाएगी और आप पीछे रह जाएंगे। अच्छा सर, आखिर में मैं चाहूँगा कि आप इस सेशन को कंक्लूड करते हुए जो एक एकेडमिक जो सिलसिला है और फिर कॉर्पोरेट सिलसिला है, तो कोई एक दो तजावीज़ देना चाहें कि इस तरीके से वो चीज़ों को हम करें तो ज़्यादा बेहतरी आ सकती है। यार नजम, हम तजावीज़ देने में ना बड़े मास्टर हैं एज अ नेशन। अच्छा। वो हज़ारों तजावीज़ ले लें, हज़ारों चीज़ें कर लें, करना एट द एंड ऑफ द डे हमने वही है जो होना है। ये ना बड़ी अजीब डायलेमा है। कौन सी तजावीज़ रिसर्च के लिए दें, कौन सी तजावीज़ डेवलपमेंट के लिए दें, कौन सी तजावीज़ किस चीज़ के लिए दें। 2.5 से 3 करोड़ बच्चा भाई आपका स्कूल नहीं जा रहा। वो 2.5 से 3 करोड़ जो बच्चा स्कूल नहीं जा रहा, फॉर गॉड सेक, हर फोरम पे, हर जगह पे मैं एक ही बात कहता हूँ, खुदा का वास्ता है, क्रिमिनल नेग्लिजेंस है, क्रिमिनल नेग्लिजेंस है। छोड़ दें सड़कें, छोड़ दें मोटरवेज, छोड़ दें रेलवे, छोड़ दें पीआईए, छोड़ दें सारा कुछ। इमीडिएटली एजुकेशन इमरजेंसी डिक्लेयर करें और उस एजुकेशन इमरजेंसी में उन बच्चों को उठाएं और उनके स्कूल्स में भेजें। सही। उनको यूनिफॉर्म दें, उनको बुक्स दें, उनको खाना दें, उनके घर वालों को फाइनेंशियल असिस्टेंस चाहिए वो दें। हर चीज़ को एक साइड पे कर दें। फॉर गॉड सेक अपनी जनरेशन को एजुकेट कर लें। सारे के सारे मसले ऑटोमेटिकली हल हो जाएंगे। सारी के सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली ट्रैक पे आ जाएंगी। बहुत बहुत शुक्रिया सर, सलामत रहें। थैंक यू। अब आपने बातें सुनी और यकीनन मैं कहता हूँ बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिन पर गौर करने की ज़रूरत है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम।